एयरपोर्ट्स पर पिछले 2-3 दिनों से लोग परेशान हैं। और क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं और 24-24 घंटे लोग वहां परेशान हैं, पर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो उनको किस फ्लाइट से जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ करना है। और एयरपोर्ट पर इस तरीके से भीड़ मची हुई है, भगदड़ सी इसकी स्थिति है जैसे सब्जी मंडी हो। वहां आप कुछ दृश्य, कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अब तक इंडिगो कंपनी जो है जहाज कंपनी, उसने जो हवाई यात्रा प्रोवाइड कराती है, अब तक आज दिन भर में 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स, पिछले 24 घंटे के भीतर 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स उसकी कैंसिल हुई हैं। और पिछले 3-4 दिनों के भीतर 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं। दूसरी एयरलाइंस जो हैं उन्होंने कई गुने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। इसको लेकर इस समय जबरदस्त एक ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर इन सारी चीजों पर कौन देखेगा। और कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इसका अंदेशा हमने पहले ही जता दिया था। 1 साल पहले का उनका एक आर्टिकल है, उसको उन्होंने शेयर भी किया है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन कुछ विजुअल्स देखते हैं इस समय एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर, उसके अलावा पटना में और बेंगलुरु में, तमाम जगहों पर वहां, और पता भी नहीं चल रहा है लोगों को कि वो करे क्या, और ना ही कोई बताने वाला है। एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही हैं। क्यों हो रही है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आखिर इन सारी चीजों को देखेगा कौन और ये इन शिकायतों को सुनेगा कौन? ये स्थिति आई क्यों है? तो ये कुछ विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं जो वहां पर उसके डिस्प्ले बोर्ड है, लेकिन आम लोग कैसे वहां परेशान हो रहे हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और राहुल गांधी के उस आर्टिकल का भी हम जिक्र करेंगे जो 1 साल पहले उन्होंने लिखा था और इस तरह की स्थितियों की आशंका उन्होंने जताई थी कि हर चीज पर, हर बिजनेस पर जब मोनोपोली हो जाएगी, कुछ लोगों को पूरी देश की अर्थव्यवस्था जब सौंपने की कोशिश की जाएगी तो यही सब होगा। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये देखने में आ रहा है। और इसको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब 3 दिन पहले से फ्लाइट कैंसिल होना शुरू हुई, पहले 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उसके बाद फिर 400 हुई और आज तो 550 हो गई, और वो माफ़ी पे माफ़ी मांगते चले जा रहे हैं। इससे पहले वो कंचना यादव हैं, एक आरजेडी की प्रवक्ता हैं समीर जी, वो बनारस से आ गई दिल्ली और दिल्ली से जाना था उनको रायपुर, और जब दिल्ली आ गई तो दिल्ली पे कह दिया गया कि आपकी फ़्लाइट अब नहीं, शाम को 5 बजे मिलेगी, वरना वापस घर चले जाओ। वो एयर इंडिया का मामला था। तो इस तरीके के मामले किस तरीके से बढ़ना है। एक तब तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो ये हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। समीर जी, 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि हवाई अड्डों पर नारे लग रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के, वरना अभी तक रेलवे स्टेशनों पर ही लगा करते थे। बोल मजूरे हल्ला बोल, लाल किले पर हल्ला बोल, अभी हल्ला बोल जो है ये एयरपोर्ट्स पर हो रहा है। तो मोदी जी ने 11 साल में जो 18 घंटे मेहनत की है काम करके, उसका नतीजा है ये सामने आ रहा है कि 18 घंटे मोदी जी मेहनत की। उस मोदी जी की मेहनत का नतीजा ये है कि अब एयरपोर्ट्स पर नारे लग रहे हैं, खूब तालियां बज रही हैं, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये असल में मोनोपोली जिसकी राहुल गांधी जिक्र किया करते हैं बार बार, ये वही है मोनोपोली। किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली हो गई और जवाबदेही कोई नहीं। यानी भारत सरकार की जो अपनी एक एयरलाइंस हुआ करती थी वो भी आपने बेच दी, अब उनकी भी मोनोपोली। तो मोनोपोली, अब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, दूसरी कंपनियां जो बची हैं उन्होंने अपनी किराए जो हैं वो 4 गुना 5 गुना महंगे कर दिए। अब एक व्यक्ति हैं जो पटना एयरपोर्ट पर थे, अब वो कह रहे हैं कि 1 महीना पहले जो थी इंडिगो से फ्लाइट बुक करा ली थी, सुबह मैसेज भी आ गया मेरे पास कि हैप्पी जर्नी, और जब यहाँ मैं आ रहा हूँ तो बताया जा रहा है कि अब कोई फ्लाइट नहीं है आपकी। पैसा कैसे रिटर्न होगा और क्या दिक्कतें हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बड़ा एक तरीके से कहा जाए ये अव्यवस्था जो है वो फैल रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि इस समय एविएशन मिनिस्टर है कौन। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उस ट्वीट को देखते हैं। उन्होंने कहा, और अपने उस आर्टिकल को भी उन्होंने इसमें टैग किया हुआ है, अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस, इसको उन्होंने टैग किया है। लिखा है कि इंडियो का ये फियास्को इस सरकार की मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में। भारत हर सेक्टर में सही कंपटीशन का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली का। यानी कुछ कंपनियों को, मोनोपोली का मतलब यह है कि हर बिजनेस, हर व्यापार, हर सेक्टर कुछ उद्योगपतियों के लिए अगर खोल दिया जाएगा, केवल और केवल उन्हीं को उसमें
इजाज़त दी जाएगी जाने की, या उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी जैसा कि पिछले 10 साल से हो रहा है, तो फिर यही स्थितियां आएंगी। वो कंपनियां चाहे जितना मन होगा कीमत वसूलेंगी लोगों से अपनी सर्विस के अगेंस्ट, और जितना मन होगा परेशान करेंगी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहां उपभोक्ताओं को तभी फायदा होता है जब उसमें कई कंपटीटर्स होते हैं। अगर एक ही कंपनी मान लीजिए कार बनाने लगे तो वो कार चाहे वो 5 लाख की बेचेगी चाहे 1 करोड़ की बेचेगी, लोगों को खरीदना पड़ेगा जो खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर उसमें कई कंपनियां होंगी तो एक तो सुविधाएं भी बेहतर होंगी, और दूसरे ये है कि कीमतों में भी इस तरह से उछाल नहीं आने पाएगा, या मनमानी सीधे कहा जाए कि कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन इस तरह की स्थितियां लगातार बनाई जा रही हैं कि कुछ एक औद्योगिक घरानों के लिए ही सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये बात 1 साल पहले राहुल गांधी ने ये एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये बात कही थी, और वो चीज़ें किस तरह से कई जगह, ये एक ही मौका नहीं है, लगातार कई बार वो चीज़ें साबित हो रही हैं। मोबाइल फोन्स को ले लीजिए, और भी जो उपभोक्ताओं के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, सबका हाल यही, सबका हाल समझिए यही है। और आपको याद हुआ कि राहुल गांधी अभी गए थे कोलंबिया जी, और वहाँ गए थे तो वहाँ उन्होंने वो बजाज का एक शोरूम देखा था और बजाज की सवारी उन्होंने की थी। हाँ। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत का जो ऑटो सेक्टर है, हमारा बजाज जो इनोवेशन जो है, ये उसका परिणाम है कि यहाँ जो है भारत का चीज़ दिख रही है। तो इसलिए कहा था कि हम इनोवेशन जो है उस पर अगर नहीं खर्च करेंगे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर नहीं होगी तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन का परिणाम है कि बजाज जो है वो कोलंबिया में भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये उन्होंने कहा था। और एक उनका बाइट जो थी बहुत थोड़े दिन पुरानी है, उसको भी हम सुनवाना चाहेंगे। और उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं नौकरियों के पक्ष में हूँ, मैं इनोवेशन के पक्ष में हूँ, कंपटीशन के पक्ष में हूँ, लेकिन मोनोपोली के खिलाफ हूँ। ये भी हम लोग सुन सकते हैं। राहुल गांधी का थोड़ा पुराना है अंग्रेजी। बिल्कुल, ये उनके उस बाइट को सुनते हैं, जो बात उन्होंने कही थी कि ऐसा नहीं है कि इसको बिजनेस के खिलाफ है या फिर उद्योगपतियों के खिलाफ है या प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है, लेकिन मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब यह है कि कुछ लोगों का, केवल 1-2 लोगों का, 2-4 लोगों का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्टर में। सुन लेते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कहा था। और इस बयान को लेकर वो ये आर्टिकल भी उन्होंने लिखा था। यार ये बार बार अमलेंदु जी अगर देखा जाए, वो तस्वीरें हैं, ये कई एयरपोर्ट्स पर इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं पिछले 3-4 दिनों से। मंगलवार से ही ये हाल है और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। तो राहुल गांधी को सुनते हैं, लेकिन राहुल गांधी कई बार वो अपने जो पहले की बातें उनकी रहती हैं अमलेंदु जी, किस तरीके से वो लगातार सही साबित हो रही हैं। एक बार फिर वही बात साबित हो रही है। सुन लेते हैं कहा क्या था राहुल गांधी ने। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. तो ये राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी मौजूदगी होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास, एक घराने के पास, एक उद्योगपति के पास या कुछ लोगों के पास इन सारी चीज़ों का एक संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी मनमानी चलेगी, यानी मोनोपोली, तो फिर उसका दूसरा नाम मनमानी है ही है। अगर मोनोपोली एकाधिकार होगा तो मनमानी वो करेगी ही कंपनी। हाँ बिल्कुल मनमानी करेगी और मनमानी कर भी रही है समीर जी। और ये देखने में आ रहा है कि मनमानी का ही ये नतीजा है कि आप 550 फ्लाइट एकदम से आप कैंसिल कर दें। ये एक दिन परिस्थिति पैदा नहीं हुई होगी कि आप क्रू की कमी आ गई। क्रू की कमी क्यों आ गई? जब आपके पास हवाई जहाज है, आपकी उड़ानें पहले से तय हैं, तो क्रू की कमी क्यों आ गई? या तो कर्मचारियों के साथ आपका कोई झगड़ा है, इस तरह की भी कोई खबर नहीं आई, कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, क्या है? तो इसका मतलब कोई बड़ा जो है मामला है, क्या डूब रही है कंपनी, क्या इस तरीके की? बिल्कुल, ये भी इसकी भी बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी और कहा गया था कि जो एक इसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट्स हैं और दूसरे क्रू मेंबर्स हैं, उन सब के लिए आप अंधाधुंध आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, उनको पर्याप्त आराम भी चाहिए और उसके लिए गाइडलाइंस जारी हुई थी। लेकिन उसके लिए पूरा समय भी दिया गया था, पर
क्यों नहीं कर पाए? ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर आप वो सारी चीज़ें क्यों नहीं लागू कर पाए। पायलट्स का अक्सर हड़ताल होती रहती है, पायलट्स की, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे बिल्कुल अलग जाकर। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हवाई अड्डों पर पैसेंजर्स को, भीतर अगर वो घुस जा रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और कैंसिल होने के बाद कोई उनके पास रास्ता नहीं कि वो अब क्या करें। अगर दूसरी फ्लाइट में अगर वो टिकट करा रहे हैं, कई गुने दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन सारी स्थितियों के बीच यात्री अपने को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुनते हैं एक पैसेंजर की बात को, और वहां देखेंगे भी कि एयरपोर्ट पे कैसे लोग मदद की एक भीख मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे भुवनेश्वर जाना था। किस कंपनी की फ्लाइट? इंडिगो से मैंने की थी फ्लाइट, तो मैंने 1 महीने पहले बुकिंग कर ली थी इंडिगो से। क्या हुआ, मतलब आप यहाँ आए तो मतलब आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कैंसिल कुछ किए हैं तो आपको अपने तरफ से बुकिंग दूसरा कर देना चाहिए। तो हम लोग ने वही चीज़ बोला, तो वो लोग माने नहीं, बोले कि ऐसा हम लोग दूसरे फ्लाइट के साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ ऐसा मतलब हम लोग ने उन्हें बोला, तो वो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे नहीं, बोले कि हम लोग का इसमें भूल नहीं है, जो हुआ है वेदर के कारण हुआ है। तो बोले कि आदमी का कोई पर्सनल होता है, कोई काम होता है, अर्जेंट होता है, तो वो चीज़ आपके वजह से हम लोग का लॉस हो रहा है इधर। चार्जेस वगैरह के लिए बोल रहे हैं? जी, चार्जेस के लिए मतलब अभी तो मैंने 10,000 रुपीज़ का बुकिंग किया था, और तो उसमें से वो ने 1,000 रुपीज़ कैंसिल कर दिया है। तो उसमें और रिफंड भी कुछ लोगों का है कि 1 महीने से उनका रिफंड भी आया नहीं अभी तक। तो मुझे वही चीज़ का डाउट हुआ कि रिफंड कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि आपका 1 वीक के अंदर आएगा, लेकिन कुछ लोग थे उनका भी 1 वीक से अबव हो गया, उनका अभी तक आया नहीं रिफंड। तो ये चीज़ पे हम लोग का बहुत डाउट है कि आना चाहिए रिफंड, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। अभी क्या करेंगे? अभी ऑप्शन तो ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं है। पहले अगर इन्फॉर्म कर देते तो ट्रेन का भी हम लोग टिकट ले लेते, लेकिन ट्रेन का भी इन्फॉर्म हम लोग को किया नहीं है। तो अभी हम लोग का बैकअप ऑप्शन है कि कोई अर्जेंट है जाना, तो बैकअप ऑप्शन है कि हम लोग कैब एक बुक करके तो डायरेक्ट इधर से फिर एक्स्ट्रा वो भी। तो अब आम यात्री वहां पर क्या करे, उसके सामने क्या इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों का हल कहीं से नहीं निकल रहा है। किस तरह की अफरा तफरी आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पूरे एयरपोर्ट में कई जगहों पर, देश के कई हवाई अड्डों पर यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जो व्यस्त हवाई अड्डे हैं, दिल्ली है, बेंगलुरु है और मुंबई है, इस तरह के तमाम व्यस्त हवाई अड्डों पर लोग, और चूंकि सबसे ज़्यादा इंडिगो एयरलाइंस के ही विमान हैं, इसलिए उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की थी, एक गाइडलाइन कि वहां पर एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कि लोगों जो क्रू मेंबर्स हैं उनको एक पर्याप्त समय दिया जाए, उनको कितना उनसे काम लिया जाएगा, 7 दिन की ड्यूटी के बाद उनको 2 दिन का 48 घंटे का कम से कम आराम दिया जाएगा, रात की जो शिफ्ट होगी वो उसको लिमिट कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें कि इन सारी चीजों का, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हुई, थके होंगे पायलट्स और क्रू मेंबर्स, तो फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबको कहा गया था और उसको 2 चरणों में लागू करने की बात की गई थी, 1 जुलाई से और 1 नवंबर से। यानी अब डीजीसीए का भी कहना है कि इतना समय दिया गया पर अभी तक इन लोगों ने उसमें उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बड़ी बात है, और चूंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी है, जिसकी वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। आप हज़ारों फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं तो आप बिना पायलट के थोड़ी उड़ाएंगे, और पायलट से आप 24 घंटे तो हवाई जहाज उड़वाएंगे नहीं। बिल्कुल हवाई जहाज 24 घंटे नहीं उड़वाएंगे। और होता ये समझिए कि मालूम पड़ता है कि एक फ्लाइट लेकर आया और 1 घंटा भी नहीं रुक पाया कि तब तक दूसरी फ्लाइट पे लेके चल दिया। तो इससे एक तो उसके ऊपर मानसिक दबाव शारीरिक मतलब है, और ये रिक्शा चलाना तो है नहीं, हवाई जहाज को चलाना बिल्कुल है ना, तो उसमें श्रम भी लगता है, मस्तिष्क भी लगता है, और पूरी फ्लाइट के समय जो है आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। तो आप अगर इस तरीके से काम लेंगे तो एक्सर्शन में, यानी आप यात्रियों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल
दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसका कारण ये भी है कि ये एविएशन कंपनियां जो हैं ये बिल्कुल मजदूरों की तरीके से बिल्कुल काम ले रही हैं, पायलट से और क्रू मेंबर से बिल्कुल पेड़ दिया है एकदम कोल्हू है। और ये सारी जो एडवाइजरी थी, गाइडलाइन थी, उस समय जब अहमदाबाद में हवाई दुर्घटना हुई थी तब भी ये कहा गया था कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी और पायलट को समय नहीं मिला था कि वो रेस्ट कर लेता, आराम कर लेता। तो ये तो जब पायलट को आराम नहीं मिलेगा तो फिर इसका नुकसान होगा ही। तो क्या अब पायलट जो है वो छोड़ रहे हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं, ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे इस पे हैं। हालांकि जो अब एक सूचना अपने दर्शकों को हम दे दें कि अगर किसी की फ्लाइट हो दिल्ली से, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें आज रात 11:59 तक कैंसिल कर दी गई हैं। बाकी सभी एयरलाइन कंपनियों का ऑपरेशन शेड्यूल के हिसाब से जारी रहेगा। लेकिन आप जब घर से निकलें तो थोड़ा समय लेकर ज़्यादा निकलें, क्योंकि जो इंडिगो के यात्री वहाँ पहुंचे हुए हैं उनका जो भीड़ है वहाँ, तो उसकी वजह से आपको अपने काउंटर तक पहुंचने में देरी हो सकती है। जी, तो इसलिए बिल्कुल समय ज़्यादा लेकर चलें। इसलिए, और ये वहां पर पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर मामला है और संसद में भी उठा। संसद सत्र में इस समय संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र। कांग्रेस के नेता हैं राज्यसभा में, कांग्रेस के उपनेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सीधे तौर पर उन्होंने इसको आरोप लगाया कि ये मोनोपोली का नतीजा है, यानी बिजनेस में एकाधिकार का नतीजा है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, सुनते हैं उन्हें। और इसको लेकर अफरा तफरी जो आप लगातार देख रहे हैं हवाई अड्डों के भीतर, हवाई अड्डों के अंदर, वो बहुत एक गंभीर है मामला और उसको लेकर तमाम यात्री परेशान हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। पहले प्रमोद तिवारी को सुनते हैं। यानी संसद में भी, चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी की, पिछले 3-4 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा फ्लाइट, यहाँ 1-2 फ्लाइट कैंसिल होती है तो बड़ा मुद्दा बन जाता है। दूसरे देशों में कहीं होता, यहाँ भी बन जाता है, लेकिन यहाँ 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। एक अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है, उसका प्लेटफॉर्म बदल जाता है तो दुर्घटनाएं हो जाती है। यहाँ 550 फ्लाइट जो एक दिन में कैंसिल हो रही है। आप समझिए कितना जबरदस्त तरीके से मतलब हल्ला उल्ला हो रहा होगा। और विजुअल्स हम लोग पास आएंगे, हम दिखाएंगे किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पुतिन आए हुए हैं, पुतिन को यही नजारा दिख रहा है। यह है, हम लोग देखते हैं, अगर इसको फुल स्क्रीन पर हम चाहेंगे कि देखें क्या कुछ हो रहा है तमाम हवाई अड्डों पर, देश के बहुत सारे हवाई अड्डों पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। देखते हैं उसको। हाँ बोलते ना भाई कि 10 दिन 5 दिन पहले हमारा प्रोग्राम है हमारा। तो ये दृश्य आमतौर पर ये रेलवे स्टेशनों पर दिखाई पड़ता है, बस अड्डों पर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये इस समय देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर ये तस्वीरें, ये विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं। और सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, कहा क्या है उन्होंने, क्यों ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन सरकार की ओर से अभी कुछ इस पर बयान नहीं आ रहा है और इंडिगो की ओर से भी। वहाँ यात्री जो कह रहे हैं वो खाली यही कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी जा रही है। माफ़ी मांगने से क्या होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है।
तो ये एकाधिकार जो एक पॉलिसी है सरकार की, मोनोपोली की, ये उसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। ये प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं। वही बात राहुल गांधी ने कही कि किस तरह से पहले ही आगाह किया गया है मोनोपोली को लेकर, लेकिन सरकार उसी पर चल रही है। और क्यों नहीं कर रही है? अब कह रहे हैं कि सदन को अवगत कराया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, कब तक ये स्थिति सुधरेगी, लेकिन सदन में अभी तक वहाँ जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर कोई अभी तक जवाब दिया नहीं है। हाँ, एविएशन मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। एविएशन मिनिस्टर जो है वो आप जवाब आकर क्या देंगे? भाई एविएशन मिनिस्टर जवाब आकर तब देते जब सरकार की एयरलाइंस होती। प्राइवेट कंपनियां हैं, अब प्राइवेट बस मालिक से समीर जी अगर हड़ताल पर चले जाएं तो सरकार क्या कहेगी कि भाई उनको हड़ताल तोड़वा के लाया जाएगा, यही तो कहेगी। लेकिन अब जबरदस्ती नहीं कहा, प्राइवेट बस मालिक ने ड्राइवर भर्ती नहीं किया तो सरकार थोड़ी भर्ती करा देगी। तो अब सरकार ने तो आगे उन्हीं ने तो सरकार तो आगे हाथ झाड़ लेगी। तो हाथ झाड़ ही लिए, जब एयर इंडिया को बेच दिया तो हाथ झाड़ दिए, तो यानी ये तैयारियां हो गई थी पहले ही। तो इसका मतलब समझिए ये कि इस तरीके की घटनाएं हों और इस तरीके की अफरा तफरी देश भर में मचे, तो ये सरकार ने तैयारी पहले से कर ली थी कि अफरा तफरी मचानी है, तभी एयर इंडिया को बेच दिया गया। वरना आज अगर एयर इंडिया होती तो इंडिगो की फ्लाइट हो भी जाती तो एयर इंडिया से आप उसको कंपनसेट करते, लेकिन आपके पास अब नहीं है, कोई फ्लाइट ही नहीं है। तो ये है, अब सरकार को अगर अपने लिए भी चाहिए तो उसको नहीं मिलता है, तो उसको भी किराए के लेना पड़ता है इन कंपनियों से। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की प्राइवेटाइजेशन की, उसका ये परिणाम है। और इसीलिए मोनोपोली की बात कह रहे हैं। सीपीआईएम के सांसद हैं अमरा राम, उन्होंने भी कहा है कि ये जो हो रहा है ये असल में प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है, और प्राइवेटाइजेशन पर ये सरकार जिस तरीके से बढ़ रही है तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वो तो गनीमत है समीर जी कि अभी रेलों का पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। जिस दिन रेलों का हो जाएगा तो उस दिन रेलों पर भी ऐसी जिंदाबाद मुर्दाबाद होंगे, अभी भी होते हैं, लेकिन तब और ज्यादा खराब स्थितियां हो जाएंगी। बिल्कुल, तब और खराब स्थितियां हो जाएंगी। लेकिन अब एयरपोर्ट्स का जो हाल है ये देखने से लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। सुनते हैं सीपीआईएम के सांसद हैं अमरा राम क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है वो बता रहे हैं। माफी से काम नहीं चलेगा। ये निजी कंपनियां केवल मुनाफे पे ध्यान देती है, जनता की सेवा पे कोई ध्यान नहीं देती। इसलिए ये तो इंडिगो हो या दूसरी कंपनियां हो, सब कंपनियों का यही हाल है। और सरकार ने पहली देश की दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसकी इंडियन एयरलाइंस नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए, नेपाल की भी एयरलाइंस है लेकिन भारत की एयरलाइंस नहीं बची है। तो ये निजीकरण का ही दंश है। और आप देखिए अभी लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ प्राइवेट रेल जारी है। सांसदों के यहाँ सब जगह की रेल का टिकट बुक होता है, लेकिन उसका प्राइवेट का बुक नहीं होता। तो हर चीज़ का निजीकरण जब किया जाएगा तो यही कुछ होगा, और निजी वहाँ पर निजी कंपनियों को, निजी उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा तो फिर क्या कुछ होगा। यही बात कह रहे हैं अमरा राम, सीपीआईएम के सांसद हैं। और ज़बरदस्त अफरा तफरी देश के तमाम हवाई अड्डों पर मची हुई है, लेकिन इस पर क्या उनको जो यात्री वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि उनके पास रास्ता क्या है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और जो शिवसेना की नेता हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है और कहा है कि आखिर ये जवाबदेही किसके ऊपर है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। देखिए, मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइन से कमिटमेंट आया है। पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं। अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर्स 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इंप्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? तो ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूँ उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे।
तो ये कि फिर जब सारी चीज़ आप प्राइवेटाइज कर दिए हैं, कंपनियां चला रही हैं, उसके बाद फिर आपकी जवाबदेही नहीं, तो फिर मंत्रालय किस लिए है? इतना लंबा चौड़ा उस पर टैक्स पेयर्स का पैसा फिर क्यों खर्च हो रहा है? और संसद में भी अगर सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या समझा जाए? बड़ा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया है। हमले बिल्कुल समीर जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया है कि भाई अगर आप, ये सरकार जो है जवाब देने के लिए नहीं है, यात्रियों की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यात्रियों को सुविधाएं मिलें ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किस लिए है? हवाई अड्डे से अडानी को बेचने के लिए? कैसी के लिए सरकार? तो इसमें आप समझिए, ये देखा जाए कि अडानी के कौन कौन सी एयरपोर्ट्स पे जो कैंसिल हो गई हैं, वो भी देखा जाए, वरना अडानी जी इंतजाम करें। भाई जो पार्किंग का जब आप ले रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से खाल खींच रहे हैं पार्किंग के नाम पे आम उपभोक्ता की, तो भाई अब फ्लाइट नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदारी भी तो लो फिर। बिल्कुल, हवाई अड्डा तो आपका है, तो आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बहुत वाजिब सवाल जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, लेकिन सरकार जवाब क्या देगी? वही जवाब क्या देगी? अब उनके पास है क्या? लेकिन है नहीं, तो वही कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी, फिर एविएशन मिनिस्ट्री जो है यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो क्या कर रहा है? उसकी फिर क्या जरूरत है? श्रीनिवास बीवी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि प्रिय हवाई यात्रियों, आपकी पीड़ा है, आपका दुख, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन एयरलाइंस के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्टाफ पर गुस्सा निकालना शायद जायज नहीं, क्योंकि जिम्मेदार सरकार, डीजीसीए और एयरलाइंस के बड़े अधिकारी हैं। छोटे कर्मचारी सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। आपका गुस्सा जायज है और पूरा देश आपके साथ है, लेकिन सवाल सरकार से पूछिए, क्या एफटीडीएल लागू करने के पहले तैयारियां पूरी थीं? सरकार इस विपदा से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? सवाल पूछिए, लेकिन सरकार से। बहुत सही बात कही, चूंकि वहां लोग तो जो गुस्से में है, तो जो एयरलाइंस कंपनियों के काउंटर हैं, वहां जो कर्मचारी हैं, उन पर अपना निकाल रहे हैं, वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन सवाल है कि उनकी गलती क्या है इसमें? या तो एयरलाइंस कंपनियां, उनकी गलती है, सरकार की गलती है, डीजीसीए की है, और इनके अधिकारी, इनके लोग तो उनको मिलेंगे नहीं। हाँ, इनके अधिकारी कोई नहीं मिलेगा, तो गुस्सा जो छोटे कर्मचारी पर उतरेगा। जैसे एसआईआर में बीएलओ पे उतर रहा है, ज्ञानेश कुमार पे तो उतरता नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो मिलेंगे नहीं, तो गुस्सा उतरता है बीएलओ पे, इसी तरीके गुस्सा उतर रहा है यहाँ छोटे कर्मचारियों पे। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन छोटे कर्मचारियों पर नारेबाजी वहाँ खूब कीजिए, मोदी जी के खिलाफ कीजिए, एविएशन मिनिस्टर के खिलाफ कीजिए, इंडिगो के खिलाफ कीजिए, लेकिन उस छोटे कर्मचारी भी अपना गुस्सा मत निकालिए जो वहाँ बैठा हुआ है। तो ये श्रीनिवास बीवी जो है एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि भाई सवाल पूछिए, सरकार से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, ये उनका कहना है श्रीनिवास बीवी का। लेकिन सवाल तो पूछा जा रहा है, यात्री नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन यात्रियों के प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि तो सवाल पूछे ही रहे हैं। संसद में प्रमोद तिवारी ने पूछा और प्रियंका चतुर्वेदी सवाल पूछ रही हैं, तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन संसद में भी जवाब देने वाला कौन है? एविएशन मिनिस्टर वहां आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर तो इस मंत्रालय की कोई उपयोगिता वैसे भी नहीं है। लेकिन संसद में भी लगातार प्रदर्शन जारी है तमाम मुद्दों पर, वहां भी हालांकि एसआईआर पर सुनवाई के लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन नहीं जवाब मिल रहा है। आज भी वहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, सांसदों ने प्रदर्शन किया है संसद भवन के बाहर, वो विजुअल भी हम लोग देखेंगे, और उनकी मांग है कि किस तरह से जो राज्य का फंड है मनरेगा के लिए और दूसरी चीजों के लिए, केंद्र सरकार वो फंड जारी ही नहीं कर रही है, यानी जो विपक्ष शासित राज्य है उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, मनरेगा का फंड जारी नहीं किया जा रहा है, और जो सेस होता है वो जारी नहीं किया जा रहा है, जीएसटी का हिस्सा जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। ये हम लोग दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन है कि मनरेगा का जो फंड जो वो जारी किया जाए, ये है। और इसको लेकर काफ़ी तनातनी पहले से भी रही है। ममता बनर्जी खुद यहाँ आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिली थी, समीर जी आपको याद हो, और मांग की थी उन्होंने कि मनरेगा का फंड जो है वो जारी किया जाए, लेकिन ये फंड जारी नहीं किया गया। तो इसको लेकर आज यहाँ दिल्ली में सांसदों ने प्रदर्शन किया है। एसआईआर पर भी बवाल समीर जी जारी ही है, और ज्ञानेश कुमार जी तो विदेश घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ एसआईआर पर बवाल जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब फिर 9 दिसंबर को सुनवाई है, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, सुनेंगे उनको। कई मुद्दे ऐसे हैं, एसआईआर का भी मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किस तरीके से रुपए का डीवैल्यूएशन होता जा रहा है, डॉलर की तुलना में कितना नीचे जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। पहले एसआईआर पर जो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, एक
उनको सुनते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ जो उस पर उन्होंने ट्वीट किया है अमलेदु जी, अखिलेश यादव ने, और लिखा है कि SIR पर सीधी मांग, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत SIR हुआ है? चूंकि 4 तारीख को तो खत्म हो गया, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। BLO पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों की समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और ना आगे कभी होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में PDA समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। ये आशंकाएं जताई नहीं जा रही हैं, बाकायदा उन पर निगरानी भी रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब ये हलफनामा देकर ये बताया जाए। अमलेंदु जी, कुछ उसी भाषा में अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा है। हलफनामे का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन अंदाज वही है। हाँ, अंदाज वही है और सीधी सीधा ये है कि या तो ज्ञानेश कुमार हलफनामा दें और हलफनामा देकर बताएं कि कितना SIR हुआ, और वरना जो है राष्ट्र से माफी मांगे। यही समझा जा सकता है समीर जी कि राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए उनको। ममता बनर्जी जो है वो भी मुर्शिदाबाद में थी और मुर्शिदाबाद में उन्होंने जो है ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर SIR को लेकर खूब हमला बोला है कि बीजेपी और इनकी दुरभिसंधि जो है वो किस तरीके से काम आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम हर उस बांटने वाली ताकत से लड़ते रहेंगे जो बंगाल की एकता को तोड़ने की कोशिश करती है। और उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी और चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सोची समझी हमला है, इसके अलावा आवाज़ उठाते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि खुद को लोगों और उन्हें चुप कराने वालों के बीच एक ढाल की तरह हम खड़े रहेंगे। माँ की मानुष सरकार जो है वो मुर्शिदाबाद के बारे में, तरक्की के बारे में एक एक करके उन्होंने बताया। वो हम लोग सुन भी सकते हैं, हालांकि बांग्ला में है वो, लेकिन हम लोग सुन सकते हैं। क्या सुनते हैं क्या कहा है वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और SIR को लेकर इस समय सबसे ज्यादा अगर मामला गंभीर है तो वो पश्चिम बंगाल में ही है, क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं। सुनते हैं ममता बनर्जी को क्या कहा उन्होंने। मुर्शिदाबाद জেলা এক বিখ্যাত জেলা, অনেক ইতিহাস মুর্শিদাবাদ জেলা ঘিরে আছে। একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ, গ্রামীণ রাস্তার টাকা বন্ধ, বাংলার বাড়ি তৈরির টাকা বন্ধ, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ, জলের টাকা বন্ধ। तो ये वहाँ पर SIR को लेकर, SIR एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर सुनवाई चल रही है और BLOs के ऊपर कितना दबाव है, उन सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष के लोग चिंतित हैं। BLOs पर दबाव को लेकर भी और इसके अलावा SIR को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसको लेकर भी। लेकिन इधर रुपए की जिस तरह से कीमत घट रही है उस पर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री बनने से पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो रुपए की कीमतें घटने को लेकर बड़े चिंतित रहते थे और सीधे सीधे उसके लिए सरकार को दोषी ठहराते थे। अब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर केवल इतना बता दीजिए कि ये गिर क्यों रहा है, क्या वजह है। सुनते हैं मनीष तिवारी को, कांग्रेस के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। अब भैया रुपया 90 पे है, ICU में है। मेरे को याद है कि जब रुपया 58 पे था तो ये बीजेपी वाले प्रचार करते थे कि भाई रुपया किसी की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज जब रुपया 90 पे है तो किसकी उम्र से रुपया कंपटीशन कर रहा है। तो रुपया गिर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे जो ट्वीट भी किए हैं, चूंकि जब 90 के ऊपर डॉलर चला गया रुपए की तुलना में, तब फिर इसको लेकर उनके पुराने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हैं उन सारे बयानों को तभी से कल परसों से ही लगातार कई बयानों की याद दिलाई जा रही है कि तब आप क्या कहते थे, सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे, अब कौन इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिर वही बात आती है अमलेंदु जी की आवाज़ तो उठ रही है, संसद में भी आवाज़ उठ रही है, बाहर भी उठ रही है, लेकिन जवाब कौन देगा। जब संसद के भीतर जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर संसद के बाहर जवाब देने वाला कौन। हाँ, बिल्कुल सही बात है समीर जी। जब संसद के अंदर जवाब नहीं मिल रहा, संसद के बाहर आकर जवाब कौन दे। तो जवाब तो कहीं नहीं हो। वैसे भी ये सरकार जो है जवाबहीन है जी, है ना। जवाब तो इस सरकार के पास किसी है ही नहीं और सवालों से इसको चिढ़ होती है। तो सवालों से चिढ़ होती है तो जनता सवाल करती है। तो अब समीर जी देखिए, जो मध्य वर्ग खासतौर से है, जो आज जो नारे लगा रहा है एयरपोर्ट्स पर, ये तो अंधभक्त है एक तरीके से बिल्कुल पूरा मोदी जी का।
अधिकांश मध्य वर्ग जो है वही तो मोदी जी का अंधभक्त है सबसे ज़्यादा। तो आज जब पढ़ रही है तो अब नारे लगा रहे हैं, तो भाई पहले क्यों नहीं संभले थे? बिल्कुल पहले भी समझना चाहिए था ना। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एसआईआर को लेकर गड़बड़ियाँ चल रही हैं समीर जी, लेकिन एसआईआर पर गड़बड़ियों के साथ साथ ये रुपया जिस तरीके से गिर रहा है इसको लेकर संदीप सौरभ हैं समीर जी, भाकपा माले के विधायक हैं पालीगंज से बिहार में। उन्होंने विधानसभा में एक बड़ी मार्के की बात कही कि भाई सबने मोदी जी का भी शुक्रिया अदा कर दिया, नीतीश कुमार जी का भी शुक्रिया अदा कर दिया, मगर असली व्यक्ति जिसने जीत दिलाई ज्ञानेश कुमार, उसका किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो भाई बहुत नाशुक्र लोग हैं। हम लोग सुन भी लेंगे संदीप सौरभ को, सुन भी लोगे, और अगर वो विजुअल भी होगा दिखा देंगे। कल विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ में लोगों को कहा कि आप लोग खड़े होकर ताली बजाइए, वो विजुअल होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन पूरा विपक्ष उसको लेकर बड़ा नाराज हुआ, गुस्साया, लेकिन नीतीश कुमार माने नहीं। पर जो कहा है सुनील सौरभ ने, जो सीपीआई के नेता हैं, विधायक हैं, उनको भी सुन लिया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा श्रेय इस चुनाव में, बिहार के चुनाव को जिताने का श्रेय जिसको दे रहे हैं, उसकी तारीफ तो होनी चाहिए थी सदन में। अगर सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है तो कम से कम विपक्ष ही कर ले, इसीलिए उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। सुनते हैं कहा क्या उन्होंने। सरकार ने जो राज्यपाल का अभिभाषण दिलवाया, न तो उसमें न तो सत्ता पक्ष के किसी भी वक्ताओं ने इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद नहीं किया। एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसको हम जोक मानते हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि इसके लागू होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हुआ चुनाव से ठीक पहले तक होता रहा। तो ये एक एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को पैसा देना और उसके बाद उन जीविका महिलाओं को बूथ पर जबरदस्ती अपॉइंट करना, उनको ड्यूटी देना, ये चुनाव के नाम पर मजाक बिहार में महोदय चला है। हम सरकार से कहेंगे और पूरे देश देख रहा है, पूरे चुनाव में महोदय लेवल प्लेइंग समाप्त हुआ। तो वहां पर बहुत जरूरी बात उन्होंने कही, चूंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय दिया जा रहा था, तो उन्होंने यही बात कही कि उसमें श्रेय उन्हीं का नहीं है, सबसे बड़ा जिसका श्रेय है उसका जिक्र होना चाहिए। हाँ, यही उनका साफ तौर पे कि भाई जिसने जीत दिलाई ज्ञानेश कुमार का, उसका ना राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र है, ना यहाँ किसी ने कोई शुक्रिया अदा किया, जबकि शुक्रिया उनको दिया जाना चाहिए। और कहा उन्होंने कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये खुलकर विधानसभा में कहा गया कि ये चुनाव जो हुआ ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो अब वो फ्रॉड है तो फ्रॉड चुनाव के दम पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सरकार बन गई है वहाँ बीजेपी की। जी, बीजेपी की सरकार कही जाएगी। नीतीश कुमार तो एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन वो तो सरकार तो बीजेपी की नहीं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। खड़ाऊ मुख्यमंत्री, खड़ाऊ लेकर बैठे हुए हैं बीजेपी की, तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। सरकार तो बीजेपी की ही है, बीजेपी ही सरकार चला रही है। क्योंकि अब वहाँ बयान जो है वो जारी कर रहे हैं सम्राट चौधरी सब कि कानून व्यवस्था कैसी होगी, कैसे नहीं होगा, बुलडोजर भेजेंगे और कौन कहाँ छोड़कर चला जाएगा, बिहार छोड़कर, ये भी बता रहे हैं वो। तो इसका मतलब सरकार वही चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक है जो भी है, लेकिन समीर जी ये एसआईआर को लेकर बवाल अब बढ़ता चला जा रहा है और इस पर 9 दिसंबर को जब सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है। बिल्कुल। और इधर 14 दिसंबर को एक बड़ी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और संसद में भी अब चर्चा होगी, उस पर भी एक गर्मा गर्म बहस होगी, बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। और ये भी देखना होगा कि सरकार वहां चुनाव आयोग को किस तरह से बचाव करती है, क्योंकि अब तक लगातार चुनाव आयोग को बचाती रही है सरकार या बीजेपी के सांसद उसका बचाव करते रहे हैं। अब संसद में किस तरीके से बचाव करेंगे ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमलेंदु जी, इस बीच इस जो एक विदेश नीति को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भारत में, जो कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनको
पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जो बाहर से विदेशों के जो डेलीगेशन आता है उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहां भी मना किया जाता है कि डेलीगेशन से उनकी मुलाकातें न करवाई जाए, जबकि ये विदेश मंत्रालय का काम होता है, यहाँ की परंपरा रही है। उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की ओर से, विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से। सुनेंगे राजीव शुक्ला है, कांग्रेस के नेता, बहुत केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ क्या कह रहे हैं कि, और पत्रकार भी रहे हैं कि कैसे ये परंपरा रही है लेकिन परंपरा तोड़ी जा रही है। तो क्या जानबूझकर, क्योंकि पुतिन के यहां भी कोई विपक्षी नेता नहीं है, उनको तो विपक्ष जानते ही नहीं होंगे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी बिना विपक्ष के ही हैं? हाँ बिल्कुल, हो सकता है बताना चाहते हो या सीखना चाहते हो, पुतिन साहब बताओ जाए यहाँ कैसे विपक्ष निपटाया जाए। तो विपक्ष नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और मोदी जी अगर जाके जब रूस गए थे वहां विपक्ष के नेता से मिलाए होते तो वहां जो दुर्घटना हुई विपक्ष के नेता के साथ वो ना हुई होती, शायद ये भी हो जाए। तो हो सकता है आदान प्रदान हो रहा हो कि कैसे जो है भारत को रूस बनाया जाए, क्योंकि बनाया जाना है तो इसकी तरफ तैयारियां बढ़ रही हो, शायद ये हो सकता है। बहरहाल जो हो या ना हो, लेकिन इसको लेकर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि विदेश नीति देश की साझा होती है, वो किसी सरकार या प्रधानमंत्री की नीति नहीं होती है। तो विदेश नीति जब साझा है तो फिर कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ रहा है तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरी तरफ आप इंतजाम करा दे रहे हैं कि आपका गोदी मीडिया वहां जाकर पुतिन का इंटरव्यू कर ले, और यहाँ आप जो है नेता विपक्ष जो है आप उसको मिलने नहीं देंगे, प्रतिनिधि मतलब जो विदेश से प्रतिनिधिमंडल आएगा, विपक्ष से राजनेता आएंगे, उससे आप मिलने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है राजीव शुक्ला ने, कांग्रेस के नेता, और क्यों ये किस तरह से परंपरा रही है और कैसे उन परंपराओं को एकदम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अति विचित्र बात है कि नेता विपक्ष को का वक्त नहीं रखा पुतिन के साथ, जबकि परंपरा रही है। परंपरा को सबने निभाया, सारे प्रधानमंत्रियों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तक ने निभाया कि जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे सोनिया जी से, जब वो नेता विपक्ष थी या जो भी नेता विपक्ष होता था। इन्होंने बिल्कुल एकदम मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा, लेकिन इन्होंने आके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इन परंपराओं को, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। और रशिया से तो भारत का रिश्ता गांधी परिवार ने बनाया था। 71 के युद्ध में इंदिरा जी ने ब्रेजनेव को बुला के इसी जो है बोट क्लब में क्या रैली कराई थी, और जो है रक्षा संधि साइन की थी, डिफेंस ट्रीटी उनके साथ। तो वो गांधी परिवार ने सोवियत संघ को जोड़ा था, और उनको ही न मिलने देना, ये बड़ी विचित्र बात है। कैसे देखते हैं आप 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसमें DGCA को बैठ के, इंडिगो के साथ बैठ के, क्योंकि यात्री परेशान है, 10-10 घंटे फ्लाइट लेट हो रही है और इतनी दिक्कतें हैं। DGCA ने कोई रूल बनाया, उसको लेके उनका है, और भी कई समस्याएं हैं। इसका निराकरण तुरंत होना चाहिए। मैं राम नायडू से कहूंगा, जो हमारे मंत्री हैं, कि तत्काल इस पे जो है आपात बैठक बुला के करें, क्योंकि हजारों जो यात्री फंसे पड़े। अच्छा, तो ये किस तरीके से उन परंपराओं को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है, जो एक रही है परंपराएं। विदेश विपक्ष का जो नेता होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी आप खुद भी विपक्ष को इग्नोर कर रहे हैं और दुनिया को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का हमारे देश में कोई मतलब नहीं है। और यहाँ संवैधानिक संस्थाओं को भी उस तरह का निर्देश दिया जा रहा है जो विपक्ष को कुछ नहीं समझती हैं। संवैधानिक संस्थाओं में हम जिक्र कर रहे हैं चुनाव आयोग की, जो लगातार विपक्ष को नजरअंदाज करता रहता है, विपक्ष के नेताओं की सवालों का, नेताओं की जो समस्याएं होती हैं, नेताओं की बातें होती हैं, उनको किस तरीके से इग्नोर करता है। पूरा का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ है, समर्थन कर रहा है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि विपक्ष के नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडल से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बुलाना चाहिए जब विदेश से गेस्ट आते हैं, लेकिन हमेशा नजरअंदाज किया गया, हमेशा अनदेखी की जाती है। आप कैसे देखते हैं? ये परंपरा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जमाने में रही। मुझे नहीं पता क्या वजह है, कैसे है, लेकिन अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबके अंदर है, पक्ष हो या विपक्ष हो। और उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवाज दिया था तो 140 करोड़ लोग देश के साथ थे। तो मुझे लगता है कि उस शानदार लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखना चाहिए। इंडिगो की
तो ये किस तरीके से उस पर पूरा विपक्ष साथ दिखाई पड़ रहा है, और इसको लेकर अमलेदु जी ये भी एक गंभीर मुद्दा है और संसद में भी इस मुद्दे पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने ये बात कही है और एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। यही नहीं कि केवल इसी समय बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं, उनका कहना है बाहर जब जाते हैं वहां भी विदेशी जो वहां पर होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वहां भी उनकी बैठकें वहां नहीं फिक्स कराई जाती हैं, यानी कुल मिलाकर उनसे दूर करने की कोशिश की जाती है। हाँ बिल्कुल, जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भाई वहाँ जो दूतावास है उसको वहाँ इंतजाम करने चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत। प्रोटोकॉल है ये, तो इंतजाम करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है। तो ये साफ तौर पे आता है। और चूंकि घबराहट, राहुल गांधी ने कहा भी कि मुझसे घबराती है सरकार, मतलब मोदी जी घबराते हैं, सीधी सीधी बात है। सरकार तो क्या है, सरकार तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो मोदी जी ही है, संपूर्ण सरकार मोदी जी है। तो मोदी जी घबराते हैं तो सरकार घबराती है, तो मोदी जी घबराते हैं। असल में ये है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है मोदी जी का वो बार बार सामने आता है। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मोदी, भाई आप प्रधानमंत्री बन गए, क्यों स्वीकार नहीं करते कि आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं? कब तक आप इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि आप जो है वो वडनगर के चाय वाले हैं? इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना चाहिए। भाई आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी भी तरीके से चुने गए वो अलग बात है, वो अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आप संवैधानिक तौर पर भारत के प्रधानमंत्री हैं, 148 करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से और तुच्छ राजनीति से बाहर निकलना चाहिए आपको। लेकिन वो खुद को समझते ही नहीं है, 18 घंटे बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे अभी भी। अरे भाई देश के लिए भी काम कर लेना थोड़ा बहुत, तो लेकिन देश के लिए काम करने का समय नहीं है, काम बीजेपी के लिए करना है। तो ये उनकी संकट है प्रधानमंत्री का अपना। जी बिल्कुल, लेकिन इस तरह से वहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, मर्यादा है, संसदीय परंपरा है, उसको अगर इस तरह से उन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है या उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है जैसा विपक्ष कह रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। और इसको लेकर जो डिम्पल यादव हैं, सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है और सरकार की आलोचना की है। सुनते हैं डिम्पल यादव को क्या कहा उन्होंने। तो उनको मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि पीएम और जो एमई है वो पहले मिलने दिया जाता था, चाहे वाजपेयी जी का टाइम हो या फिर मनमोहन जी का टाइम हो, लेकिन अब वो मिलने नहीं दिया जाता। बहुत सारी परंपराएं बदली हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, और उसी श्रृंखला में ये एक और परंपरा है जहां पे ऑपोजिशन लीडर से भी कोई भी विदेश के जो डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं, तो एक ही परंपरा थी वो जहां पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है और लगातार देश जिस तरफ